नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज कच्चा चिट्ठा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्हाइट सीक्रेट प्लान। पुतिन का ये प्लान कितना घातक है, हम इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का वो कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जिससे उसकी पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन तनाव की। अभी रूस यूक्रेन की सीमा पर मौसम का पारा -1 डिग्री से भी कम है। चाहे वो इलाका रूस की ओर का हो या फिर यूक्रेन की तरफ का, दोनों ओर बर्फ ही बर्फ पसरी है और उसी बर्फ पर बारूद ब्रिगेड जंग की तैयारी में लगी हुई है। मिसाइल तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है। वॉर का व्हाइट सीक्रेट प्लान कितना खतरनाक है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। बर्फ की चादर ओढ़े रूस यूक्रेन सीमा पर क्या जंग के शोले बरसने वाले हैं। बर्फ के बीच सुलग रही जंग की चिंगारी। रूस की तैयारी कितनी भारी। जंग के लिए कैसे खुद को तैयार कर रही है रूस की सेना। लड़ाई से पहले यूक्रेन सेना का घातक युद्धाभ्यास। बॉर्डर के दोनों तरफ क्या कर रही है बारूद ब्रिगेड। ये रूस यूक्रेन सीमा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के दोनों तरफ बर्फ की चादर पसरी हुई है, लेकिन खून जमा देने वाले इस बर्फीले इलाके में जंग के शोले दोनों तरफ से भड़क रहे। बॉर्डर के दोनों ओर बारूदी विस्फोट से मचने वाले शोर के पहले का सन्नाटा पसरा हुआ है। खामोशी के साथ रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के जवान अपने जहन में युद्ध का तूफान समेटे हुए हैं। सीमा के दोनों तरफ भले ही खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन मोर्चों पर डटे जवान जंग की ज्वाला भड़काने को तैयार बैठे हैं। खास तौर पर यूक्रेन की सेना की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में यूक्रेन के जवानों के फौलादी इरादों की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। Противник він завжди укріплює свої позиції, тобто це не пов'язано там з якимось там загостренням там між нашими країнами, тобто Російською Федерацією і Україною. देखिए कैसे यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी सेना के ट्रेनर सैनिकों को बंकर तोड़ने वाले हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका से आए ट्रेनर यूक्रेन के जवानों को M141 और स्मॉडियस को चलाना सिखा रहे हैं। अगर रूस ने अटैक किया तो कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, इसका फौजी पाठ पढ़ा रहे हैं। यूक्रेन की तैयारी सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं है। यूक्रेन के आम लोग भी युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर या फिर सीमा के अंदर रूस से लोहा लेने की कैसी तैयारी हो रही है, इसे हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर क्या कुछ कहा गया, इसे भी बताएंगे। रूस यूक्रेन तनाव पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कौन सी राह पकड़ी है, इसे भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको रूस की मारक तैयारी दिखाते हैं, जिसने युद्ध की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। रूस की घातक तैयारी, सबूत नंबर 1। इन तस्वीरों को रूस के रक्षा मंत्रालय ने साझा किया है।
ये रूस की 150वीं मोटर चालित राइफल डिवीजन का युद्धाभ्यास है। देखिए कैसे एपीसी को रूस का जवान बर्फ में आग लगाने वाले गोला बारूद से लैस कर रहा है। अब ये एपीसी शोले बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कैसे फायर का इशारा मिलते ही बर्फ से ढकी सफेद वादी में बारूद की गंध फैला देता है। इस अभ्यास को रूस की सेना यूक्रेन सीमा के काफी करीब कर रही है, ताकि जंग छिड़ने पर वो यूक्रेन में ऐसी ही बर्बादी का बारूद बरसा सके। रूस की सेना इस एपीसी का इस्तेमाल दुश्मन सेना की पैदल सेना से लड़ने के लिए करता है। Напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию. Истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мишки собирают. Это тоже очевидно, это факт. Это действительно так. रूस की घातक तैयारी सबूत नंबर 2। इन तस्वीरों को देखिए, ये रूस के उत्तरी बेड़े की जंग लड़ने की तैयारी है। रूस की नेवी इस युद्धाभ्यास को नॉर्वेजियन सागर में अंजाम दे रही है। इस युद्धपोत के साथ रूस की सेना समंदर की गहराइयों में दुश्मन देश की पनडुब्बी को कैसे ढूंढना है, नीले पानी की अतल गहराइयों में तलाश कर कैसे उसे बारूद से बर्बाद करना है, इसका अभ्यास कर रही है। समंदर के ऊपर आसमान में कैमोव का 27M एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर दिख रहा है। आसमान से इस हेलीकॉप्टर से नजरें गड़ाए हुए हैं, तो समंदर के पानी में ये युद्धपोत अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश में लगा है। समंदर के पानी में आग लगाने के लिए ये रूसी युद्धपोत ठीक इसी तरह दुश्मन की पनडुब्बी की खोज करता है और पनडुब्बी का सटीक पता मिलते ही उसे नेस्तनाबूद कर देता है। Speaking, we continue to see, even over the course of the weekend, additional Russian ground forces move in again in Belarus and around the border with Ukraine. As you heard General Milley say on Friday, these are combined arms capable forces. So it's not just infantry, for instance, it's artillery, it's air defense. He's got a full range of military capabilities available to him, which only continue to increase the number of options available to him, whether if he decides to move militarily. रूस की हालिया तैयारियां देखने के बाद अब आपको यूक्रेन की सीमा में ले चलते हैं। यूक्रेन की घातक तैयारी सबूत नंबर 1। बॉर्डर पर ये यूक्रेन सेना की तैयारी है। यूक्रेन के सैनिक अपने पूर्वी सीमा पर गश्त लगा रहे हैं, अपने मोर्चे को रूस की सेना से बचाने के लिए और मजबूत कर रहे हैं। हमले के वक्त कहां से छिपकर रूस की सेना पर वार करना है, इसकी तैयारी में लगे हैं। यूक्रेन की घातक तैयारी सबूत नंबर 2। ये यूक्रेन के पूर्वी सीमा के दूसरे मोर्चे की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में भी यूक्रेन सेना की रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी साफ साफ दिखाई दे रही है। हाथ में मशीन गन लिए यूक्रेन के जवान जंग में गोलियां बरसाने के लिए तैयार हैं। В данный момент у нас такая задача — это сохранить свои позиции, но не дать продвинуться и по максимуму сохранить живую технику, живую силу. पूर्वी सीमा पर यूक्रेन के सैनिक एक साथ दो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूस की सेना के साथ साथ इस इलाके में मौजूद अलगाव वादी पर नजर रखना होता है। रूस पूर्वी यूक्रेन में 35,000 से अधिक विद्रोहियों का समर्थन करता है, जिनमें से 3,000 के करीब सैन्य कर्मी हैं जो पूर्वी यूक्रेन में मौजूद हैं। हालांकि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में किसी भी तरह के सेना के होने से इनकार किया है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं
कि कैसे पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही सक्रिय हैं। यूक्रेन का कहना है पूर्वी यूक्रेन का डोनबास साल 2014 से रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के अनुसार विद्रोहियों को रूस से भी मदद मिलती है। हालांकि यूक्रेन सरकार और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच मिन्स्क शांति समझौते भी हो चुके हैं। पहला मिन्स्क समझौता सितंबर 2014 में बेलारूस में हुआ था, लेकिन जल्द ही ये समझौता टूट गया। एक साल बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में दूसरा मिन्स्क समझौता हुआ था, लेकिन अलगाववादियों ने अभी भी हथियार नहीं रखे। Мы только можем именно по выстрелам, по этим рассудить. Потому что они что, они прячутся, они боятся, ну, как и все. Ну, то есть так вылазить не это самое. У них происходит ротации. Ротации тоже, они меняют друг друга. Заходит техника определенно уходит. То есть движение постоянно. जंग के मुहाने पर खड़े यूक्रेन की सेना के इसी फौलादी इरादे को देख यूक्रेन के आम लोगों के हौसले भी बुलंद हैं और अपने देश के जवानों पर उनका भरोसा भी बढ़ गया है। यूक्रेन के सरकारी सर्वे के नतीजे बताते हैं साल 2021 में अपनी सेना पर लोगों का भरोसा 72% बढ़ गया है। एक साल पहले यानी 2020 में भरोसे का स्तर 66% था। यानी जंग की आशंकाओं के बीच 6% लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। सेना पर लोगों का भरोसा सिर्फ सर्वे में ही नहीं दिखता, जमीन पर भी दिख रहा है। सेना के जवान जहां अमेरिका और ब्रिटेन के वॉर ट्रेनर से युद्ध के अचूक तरीकों का अभ्यास कर रहे हैं, वहीं आम लोग भी जंग लड़ने की बारीकियों को सीख रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अगले 3 साल में सैनिकों की संख्या में 1 लाख का इजाफा करने का बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन की घातक तैयारी, सबूत नंबर 3। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में जो युद्ध की ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं वो यूक्रेन के आम लोग हैं और जो जंग की सीख दे रहे हैं वो जॉर्जिया के सैनिकों का एक संगठन है जो आम लोगों को सैन्य कौशल सिखा रहे हैं। यूक्रेन के आम लोगों ने भी जंग लड़ने के लिए कमर कस ली है। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मनों से कैसे लोहा लेना है इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी इस प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं। Говорить, кто за кем заезжает, кто кого забирает. У каждого там уже, допустим, документы, там какие-то ценные вещи есть, все быстро взяли. И детей мы перевозим в место, где будет, по крайней мере, где мы будем понимать, что там спокойно. Может, это вглубь страны, может, это ближе там, к границе. Будем смотреть. То есть мы будем по-любому, какая-то информация будет поступать. Взрослые люди в нашей семье, мы остаемся по-любому в городе. Мы уже... सीमा से सटे इलाके में युद्ध के दौरान कैसे खुद को महफूज रखना है इसकी सीख ले रहे हैं। धरती पर जमी बर्फ के नीचे बंकर बनाकर कैसे अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को रूसी हमले से बचाए रखना है, इसकी तैयारियों में लगे हैं। इसी बीच अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जंग के जखीरे की एक और खेप भेज दी गई है। नेटो के 4000 सैनिक एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड में पहले से ही मौजूद हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी में अभी और नेटो सैनिकों की तैनाती का प्लान है। इसके अलावा 30 ब्रिटिश मिलिट्री एडवाइजर यूक्रेन में मौजूद हैं। अमेरिका की तरफ से 90 टन लीथल एट यूक्रेन भेजा गया है। इसमें जेवलिन मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा 2000 एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल और जर्मनी की तरफ से 5000 मिलिट्री हेलमेट यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका की चिंताओं की एक वजह अपने नागरिकों की सुरक्षा भी है। हालांकि यूक्रेन से अमेरिका के लोग लगातार लौट रहे हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के अनुमान के मुताबिक 6600 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन में रह रहे थे। वहीं अमेरिका से यूक्रेन की सैर करने आए पर्यटकों की तादाद भी 16,000 है। We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its buildup of its forces around Ukraine, we are ready no matter what happens. अमेरिका की पहल पर सोमवार को रूस यूक्रेन तनाव को लेकर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। Imagine how uncomfortable you would be if you had 100,000 troops sitting on your border in the way that these troops are sitting on the border with Ukraine. For us, this is about peace and security. Акции России против Украины, до которой, как они всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезное обвинение, не приводится. Однако это не мешает раздуть истерию до такой степени, что конкретные экономические последствия уже начали ощущать на себе наши. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में रूस वीटो रखने वाला महाशक्ति है, इसलिए सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर चर्चा हो या ना हो, फिर भी रूस और यूक्रेन को लेकर खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए या नहीं, इसके लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखा। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, ब्राजील और मैक्सिको समेत 10 देशों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया। वहीं भारत, गैबॉन और केन्या ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत की इस पहल पर रूस ने भारत को धन्यवाद कहा है। वहीं यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी से भी इनकार किया है। लेकिन रूस यूक्रेन सीमा पर जैसे हालात बने हैं, यूक्रेन में जैसे विदेशी नेताओं के दौरे हो रहे हैं, सीमा के दोनों तरफ जैसी जंग की तैयारियां हो रही हैं, उसने जंग की आशंका को और बढ़ा दिया है। बॉर्डर पर किसी भी ओर से चली एक गोली भी महायुद्ध को भड़का सकती है। और अब बात पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और इस बार पाकिस्तान की शर्मिंदगी की वजह बने हैं मसूद खान। दरअसल इमरान सरकार ने अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के तौर पर मसूद खान का नामांकन किया था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मसूद खान पर आतंकी से रिश्ते रखने का संगीन आरोप लगाया। फिलहाल अमेरिका ने मसूद खान की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। रोक अमेरिका ने लगाई और फजीयत इमरान खान की हो रही है, क्योंकि अमेरिका में बतौर पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान को भेजने का फैसला उन्हीं का था। यूएस में पाकिस्तानी राजदूत की नियुक्ति रुकी। मसूद खान पर अमेरिका में उठा विवाद। कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने नियुक्ति पर जताया ऐतराज। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा। एक बार फिर अमेरिका में पाकिस्तान के रवैये पर ऐतराज जताया गया। ये मसूद खान है और बस इस चेहरे को लेकर अमेरिका में एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इमरान खान सरकार ने मसूद खान को अमेरिका में बतौर पाकिस्तानी राजदूत नियुक्त किया था। इस बाबत इमरान खान सरकार ने अमेरिका को बाकायदा चिट्ठी लिखकर इत्तला भी दी थी, लेकिन अमेरिका में मसूद खान के बतौर पाकिस्तानी राजदूत आने की खबर पर ही सवाल उठ खड़े हुए। ये सवाल किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक कांग्रेसमैन स्कॉट गॉर्डन पेरी ने उठाया है। स्कॉट पेरी ने मसूद खान की नियुक्ति को लेकर बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भी लिखी है और
मसूद खान के अमेरिका में बतौर पाकिस्तानी राजदूत आने पर कड़ा एतराज जताया। स्कॉट पेरी ने अपने पत्र के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को मसूद खान के द्वारा लगातार सपोर्ट देने का कार्य किया गया। स्कॉट पेरी ने मसूद खान को एक बोनाफाइड टेररिस्ट सिंपैथेसाइजर करार दिया है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रामाणिक रूप से आतंकवादियों का समर्थक है और आतंकवाद को उसने हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसे में ये व्यक्ति यदि पाकिस्तान का नया राजदूत अमेरिका में नियुक्त होता है तो इससे अमेरिकी हितों को पूरे साउथ एशिया में नुकसान पहुंच सकता है। भारत और अमेरिका की जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है उसके ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्कॉट पेरी ने अपनी चिट्ठी में मसूद खान के लिए काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे अपने पत्र में मसूद खान को जिहादी बताया है। अपनी चिट्ठी में स्कॉट पेरी ने लिखा है, मुझे बताया जा रहा है कि विदेश विभाग ने कथित तौर पर मसूद खान को पाकिस्तान से नए राजदूत के रूप में मंजूरी देने पर रोक लगा दी है, लेकिन रोक काफी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मसूद खान के दिए तमाम राजनयिक प्रमाण पत्रों को अस्वीकार करें और पाकिस्तान सरकार द्वारा इस जिहादी को संयुक्त राज्य अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में स्थापित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करें। जाहिर है कि मसूद खान को अमेरिका भेज करके पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जो उसकी साजिशें हैं उसको और गहरा करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी जो पूरी सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, मसूद खान जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट देने वाले व्यक्तियों को अमेरिका भेज करके एक ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ संपर्क में रहता है, उससे संबंध रखता है, उसको अमेरिका भेज करके भारत के विरुद्ध पाकिस्तान साजिशें रचने की कोशिश कर रहा था। एक मंशा पाकिस्तान की ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इतना ही नहीं, स्कॉट ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि मसूद खान पाकिस्तान में पनप रही आतंकी तंजीमों और आतंकी सरगनाओं को समर्थन देते रहते हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है, इमरान खान सरकार ने क्षेत्र में हमारे हितों को कमजोर करने के लिए काम करने वाले आतंकवादियों के हिमायती का नामांकन किया है। ये फैसला एक कमी के रूप में बताया जा सकता है। मसूद खान ने हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकवादियों और विदेशी आतंकी संगठनों की तारीफ की है। मसूद खान युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी जैसे जिहादियों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए। फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में मसूद खान की बतौर पाकिस्तानी राजदूत नियुक्त होने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन कमाल देखिए, मसूद खान को अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत बनाए जाने पर सवाल उठने शुरू हो गए। पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान को किसी साफ छवि वाले शख्स को अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत बनाकर भेजना चाहिए था, क्योंकि मसूद खान की छवि एक कट्टरपंथी राजनीतिक के तौर पर है। लिहाजा उनकी नियुक्ति पर सवाल तो उठने लाजमी ही थे। Because he is too old to carry an appointment and he has a lot of baggage behind him. वो किस किस्म का बैगेज है वो अलग बातें हैं। वो क्या क्या वो रहे यहाँ पे, क्या करते रहे, ये तो डिप्लोमेटिक सर्विस जानती है। लेकिन एक पता नहीं क्यों साढ़े लोगों को बड़ा मसला है, वो रिटायर नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि हम मर के भी हम मर जाए ना, हमारी कब्र में से हमें उठा के आप कोई सफ़ीर लगा दें, कोई वज़ीर लगा दें, कोई पोजीशन हमें जो है ना वो कर दें। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनोइंग, वेरी डिस्टर्बिंग जी, जिससे बड़ी तकलीफ़ होती है हमें कि यार ये क्यों इस तरह किया जा रहा है और क्यों हमें ये समझते हैं कि भाई एक यंग बंदे को क्यों आप नहीं अपॉइंट करते। अमेरिका में मसूद खान की नियुक्ति पर रोक अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लगाई है। लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की चर्चा आम है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तानी मीडिया भारत सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि अमेरिकी सरकार से भारत की लॉबिंग की वजह से अमेरिका में मसूद खान की नियुक्ति पर रोक लगी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर मसूद खान के खिलाफ वॉशिंगटन में भारतीय लॉबी मुतहरिक हो गई। मसूद खान की तैनाती में अमेरिका की जानिब से ताखीर की वजूहात भी सामने आ गई। अमेरिकी रुकन कांग्रेस स्कॉट पेरी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को मसूद खान के खिलाफ खतर साल कर दिया। भारत लॉबिंग कर रहा है कि वो उसे रोक दिया जाए। भारत ऐसी लॉबिंग क्यों करेगा?
क्योंकि मसूद खान का जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। मसूद खान हैज़ बीन ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। जो आदमी 2016-17 के करीब जब यूएस के इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी थे, अगर तब भी वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, अपने आप में एक क्लैरिटी देता है कि इस आदमी का दिमाग क्या है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मसूद खान है कौन। रावलकोट के पश्तून परिवार से ताल्लुक रखने वाले मसूद खान को कट्टरपंथी शख्सियत माना जाता है। मसूद खान ने अपने करियर की शुरुआत अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास से की थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मसूद खान मुशर्रफ शासन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में बतौर प्रवक्ता काम कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के राजनयिक की नियुक्ति को जब दूसरा देश मंजूरी न दे तो ये उसके लिए शर्मिंदगी का सबब होता है। वही हाल अब पाकिस्तान का है। मसूद खान की नियुक्ति पर लगी रोक अब इमरान सरकार के लिए किसी इंटरनेशनल बेइज्जती से कम नहीं है। ये एक अपने आप में डिप्लोमेटिक इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए कि आपका डिसीजन प्रोबेबली वर्ल्ड कम्युनिटी और स्पेशली एक दूसरी कंट्री को एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज जिस तरीके का नाम आपने प्रपोज किया है, जिस बैकग्राउंड का नाम आपने प्रपोज किया है, वो अपने आप में बहुत ही डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है। मुझे लगता है पाकिस्तान कुड हैव बीन राइट कि पॉलिटिकली वो अपने आप को करेक्ट करता और एक अच्छा नॉन डिस्प्यूटेड राजदूत भेजने की बात करे। आइए अब पाकिस्तान की सरकार और मीडिया को भी आईना दिखाई देते हैं। दरअसल साल 2011 में अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिका में रह रहे एक कश्मीरी मूल के शख्स को गिरफ्तार किया था। इस शख्स का नाम सैयद गुलाम नबी फाई था। FBI ने जुलाई 2011 में गुलाम नबी फाई को अमेरिकी सरजमी पर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय को भड़काने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से लाखों डॉलर लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट्स ने गुलाम नबी फाई को फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद गुलाम नबी फाई पर अमेरिकी अदालत में केस भी चला और उसे 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। गुलाम नबी फाई ने 16 महीने की जेल काटी थी। जेल से रिहा होने के बाद सैयद गुलाम नबी फाई ने माना था कि वो ISI के ब्रिगेडियर अब्दुल्ला और मेजर जनरल मुमताज अहमद बाजवा और लेफ्टिनेंट कर्नल तौकीर अहमद भट्ट के संपर्क में था और अमेरिकी सरकार के नुमाइंदों को कश्मीर के मुद्दे पर उनकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए गुटबाजी करता था। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान गुलाम नबी फाई से न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में इमरान के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और संयुक्त राष्ट्र में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत मलिहा लोधी भी थी। इमरान खान के गुलाम नबी फाई से उनकी मुलाकात पर इमरान की काफी फजीहत भी हुई थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान मीडिया भारत को चाहे कितना भी ब्लेम कर ले, बट मुझे लगता है कि उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि एक और सिमिलर इंसिडेंस था जब गुलाम नबी फाई केस में आपने देखा कि किस तरीके से उसने US में रहकर भारत के खिलाफ काम किया और बाद में उसने कन्फेशन तक कर दिया कि यस, इस बात के लिए उसने पाकिस्तान से पैसे लिए हैं। कम से कम इंडियन स्टैंड on Masood Khan is not on same line. Masood Khan is a appreciator of terrorism and terrorist groups by name. आइए अब आपको मसूद खान के आतंकी कनेक्शन का एक और सबूत दिखाते हैं। 15 जनवरी 2022 को एक पाकिस्तानी मूल के आतंकी ने अमेरिका की सरजमी पर आतंकी हमला कर उसे दहला दिया था। दरअसल आतंकी हमला करने वाले ने डलास के फोर्थ वर्थ इलाके के कॉली विले में एक यहूदी सभागार में 4 यहूदियों को बंदी बना लिया था। बंधक बनाने वाले ने दावा किया था कि वो बमों से लैस है। हमले के दौरान एक विस्फोट और गोलियों की आवाज सुनाई दी
जिसके बाद पूरे इलाके को अमेरिकी पुलिस, स्वाट चीफ और FBI एजेंट्स ने घेर लिया। हमले के दौरान 2 बंधक भागने में कामयाब रहे। आतंकी पाकिस्तानी मूल की न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग कर रहा था। एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी को मार गिराया था। आतंकी की पहचान पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक मलिक फैसल अकरम के रूप में हुई थी। दरअसल पाकिस्तानी मूल की आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है और पिछले 13 साल से वो अमेरिकी जेल में बंद है। आफिया सिद्दीकी को पूरी दुनिया लेडी अल-कायदा के नाम से भी जानती है। आफिया सिद्दीकी को 3 फरवरी 2010 को एक अमेरिकी अदालत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और FBI एजेंट्स को जान से मारने की कोशिश के आरोप में 86 साल की सजा सुनाई थी। अमेरिका में हुए इस आतंकी हमले के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ या फिर ये हमला पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी के तहत किया गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की जेल से रिहा कराना चाहता है। दरअसल जिस आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए यह आतंकी हमला हुआ, उस आफिया की रिहाई की मांग पाकिस्तानी सरकार लंबे वक्त से कर रही है और मसूद खान आफिया सिद्दीकी के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। ये वही मसूद खान हैं जिन्होंने ये तर्क दिया था कि यदि अमेरिका तालिबान के साथ बात कर सकता है तो वो आफिया सिद्दीकी को रिहा क्यों नहीं कर सकता। आफिया सिद्दीकी जो वर्तमान समय में अमेरिका के टेक्सास की एक जेल में बंद है, 86 वर्षों की वो सजा काट रही है। उसके अल-कायदा के साथ संबंध पाए गए थे, वो एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है और इस तरीके की आतंकवादी को रिहा कराने की मांग जिस तरीके से मसूद खान के द्वारा लगातार की जाती रही है, उससे मसूद खान के आतंक परस्त रवैये का पता चलता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने फिलहाल मसूद खान के नामांकन को खारिज तो नहीं किया, पर उस पर रोक जरूर लगा दी है। वॉशिंगटन में उनकी नियुक्ति की मंजूरी के लिए और वक्त मांगा है। दरअसल मसूद खान का नामांकन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में भेजा था। आमतौर पर ऐसी राजनयिक प्रक्रिया को पूरा होने में 8 हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन जिस तरह अमेरिका ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा रखी है, उसे देखते हुए तो लगता है कि इमरान खान के नुमाइंदे का नामांकन खारिज होकर रहेगा और इमरान खान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ेगी।